और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त। डीएम ने राइफल और पिस्टल के लाइसेंस जो है उसे निरस्त कर दिया है। विधायक को नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा गया है। फिर सुनाया निर्णय। विधायक पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज होने के कारण ये लाइसेंस निरस्त हुआ है। महिला का घर जलाने सहित कई मामलों में जेल में बंद है इस वक्त इरफान सोलंकी, और इसी को लेकर अब ये बड़ी खबर आ रही है जब इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। अमित गंजू और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी, क्यों लाइसेंस निरस्त किया गया, कैसे पहले पूछताछ हुई, उसके बाद फिर इस निर्णय डीएम की तरफ से लिया गया? देखिए नीरज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जेल में बंद, महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जहां एक और न्यायालय की तरफ से उन तारीखें पड़ रही हैं और ऐसा माना जाए जल्द इस पर फैसला भी लिया जाएगा। इन सबके बीच जो उनके पास असलाह थे, एक शिकायत हुई थी कि उनके पास जो असलाह है उन असलाहों में भी के माध्यम से डराया धमकाया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एविडेंस का पार्ट था। और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी जांच कराते हुए एसडीएम सदर के माध्यम से नायब तहसीलदार से जो जांच है समाप्त होते हुए आई, उसमें ये निर्णय लिया गया। पूरी कमेटी होती है इसकी, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारी के 5 सदस्यीय टीम ने फैसला लिया कि उसकी रिवॉल्वर, उसके राइफल के लाइसेंस को निरस्त किया जाना चाहिए और निरस्तीकरण का आदेश भी हो गया, क्योंकि आगजनी और महिला के प्लॉट को कब्जाने के मामले में समेत 18 ऐसे मामले हैं जो दर्ज हैं। क्योंकि जो आर्म्स एक्ट होता है इसमें साफ कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति पर एक में भी 323, 504, 506 या 325 जैसा भी कोई मुकदमा है या 107-16 भी है, तो ऐसे में जिलाधिकारी को ये पावर होता है। आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। इरफान के 2 शस्त्र जो हैं उसके लाइसेंस रद्द किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में शीतकाल के आखिरी दिन माहौल काफी गर्म रहा। विपक्ष की तरफ से मुद्दे उछाले जा रहे थे और सीएम योगी एक एक कर उसकी बेबाकी से जवाब दे रहे थे, चाहे रोजगार का मामला हो या फिर सुरक्षा का या फिर जातीय जनगणना का ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे तो सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में देखो बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मौका उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के शीत सत्र का था, लेकिन सदन में माहौल काफी गर्म रहा। डे 1 से विपक्षी पार्टी सियासी मोर्चों पर थी, लेकिन जवाब चुन चुन कर दिया जा रहा था। और सत्र के दौरान मौका भी ऐसा आया जब सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए, क्योंकि मुद्दा जीरो टॉलरेंस की नीति का था, मुद्दा सुरक्षा और महिलाओं का था। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम, बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे तो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ कि चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, रोजगार, स्वास्थ्य और डेंगू पर संग्राम छेड़ दिया। यहाँ तक कि जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए।
1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जातीय जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। और अटल आवासीय विद्यालय उसका एक मॉडल विद्यालय बन रहा है। एक बार जाइए, वहां के स्टैंडर्ड को देखें। एक बार मैं आप अपील करूंगा, एक बार जरूर विजिट करें। आपसे भी और आपसे भी कहूंगा, क्योंकि बच्चे सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उनकी कोई जाति नहीं है। उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो। वे प्रदेश की अमानत हैं। और उन बच्चों को लेकर के अगर आप एक बार थोड़ी भी वहां ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर इसको आगे बढ़ाने मत, क्योंकि इस वर्ष अभी इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 57 जनपदों के लिए धनराशि जारी करने जा रहे हैं कि 18 जनपदों के बाद जो शेष जनपद हैं उनमें भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। हालांकि जातीय जनगणना पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अपनी बात रख रहे हैं। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, तो वहीं इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना के पक्ष में जवाब दिया था। होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जातीय जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। देखिए, केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। यानी विधानसभा का सत्र घूम फिर कर जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्रित रहा, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जाति धर्म से नहीं बल्कि महिलाओं गरीबों का विकास योजनाओं से होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान के बाद अब आरएलडी के नेता भी बागी तेवर दिखा रहे हैं और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उठा रही है। दरअसल बीजेपी में आज तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें आरएलडी का साथ छोड़ने वाले नेता भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष पर एक साथ चौतरफा वार किया है। एक ही दिन में बीजेपी ने यूपी की 4 विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है और ये झटका ऐसा वैसा नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के मनोबल को तोड़ने जैसा है, क्योंकि विपक्ष में सेंधमारी कर बीजेपी ने अपने कुनबे को और मजबूत, बेहद मजबूत कर लिए हैं। सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल, बसपा के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह, आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह और कांग्रेस के पूर्व महासचिव अवधेश सहित कईयों ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले अपने सभी साथी, हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपना परिवार का सदस्य बनने पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज कई अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों ने इसमें मान्य जनप्रतिनिधि रहे हैं और संगठन के पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में जिनकी बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है, ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बने हैं। वो इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई पार्टी के नेता, विधायक, सांसद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जो अब विपक्षी नेताओं को भी लुभाने लगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।